नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है दोस्तों कि किसी तरह महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लें। जो सत्ता हाथ में आई है वो अब उसी के पास रह जाए और आने वाले बीएमसी चुनावों में, बृहन मुंबई जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें भी शिवसेना को मात दे दे। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें उस पर उल्टी पड़ती दिख रही हैं। इस बार बीजेपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कारण फंस गई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोश्यारी जी की होशियारी बीजेपी पर भारी पड़ गई है। मुंबई में एक कार्यक्रम में दरअसल भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल साहब ने कहा कि अगर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई नहीं रह जाएगी। मैं ये बात कई बार लोगों से कहता भी हूँ। चलिए ज़रा ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ कोश्यारी जी की जुबानी ही सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कोश्यारी जी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात से पलटी मार ली है। उन्होंने कहा है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तोड़ मरोड़ कर पेश कौन करता है दोस्तों? वो तो मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया का काम है कि जो सच है वो भी आपके सामने रखें। आइए ज़रा सुन लेते हैं राज्यपाल महोदय क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में और गुजरात के बारे में। सुनिए उन्हीं की जुबानी। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो जिस प्रकार वो कह रहे हैं साफ लग रहा है कि किसी दुश्मन के घर में आकर चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन साहब आप तो राज्यपाल हैं, एक गरिमामयी पद है, संसदीय अगर राज्य के हिसाब से देखें तो सर्वोच्च पद है। तो कोश्यारी जी का ये बयान बीजेपी के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के समान हो गया है दोस्तों। ये बात सब जानते हैं कि मराठी मानुस की राजनीति को बढ़ाकर ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद बाकी दलों को भी मराठी अस्मिता का ख्याल रखकर ही सियासत करनी पड़ी। लेकिन कोश्यारी जी ने तो अपने बयान से मराठियों के सामने गुजरातियों और राजस्थानियों को सक्षम बताने की कोशिश की। उनका यह बयान बीजेपी की फूट डालो और राज करो वाली नीति को ही दिखलाता है। दरअसल बीजेपी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लोगों में फूट डलवाकर अपने पैर मजबूती से जमाना चाहती है। कोश्यारी जी के इस बयान से शांत महाराष्ट्र में लोगों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इस साल गुजरात में चुनाव है और अगले साल राजस्थान में चुनाव है। गुजरात में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया बीजेपी का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और राजस्थान में तो वसुंधरा गुट के आगे बीजेपी ऐसे ही पस्त नजर आ रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कोश्यारी जी अपने बयान से गुजरात और राजस्थान में फिर से बीजेपी को मजबूत होने में मदद कर रहे हैं। यानी कि राज्यपाल महोदय मंच से सियासत कर रहे हैं। यानी गुजरात और राजस्थान के लोगों को लुभाने के लिए ही शायद कोश्यारी जी ने ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस चक्कर में वो मराठियों के दिल को चोट पहुंचा गए और अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो उन्हें वापस जाने या जेल जाने की बात कर दी है। और साथ में उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि कोल्हापुरी जोड़ी, जिसको कि शूज कहते हैं, जूते कहते हैं या चप्पल कहते हैं, उसका भी जिक्र कर दिया है। आइए उद्धव ठाकरे की जुबानी, उनकी कहानी, उनकी बात भी सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे को। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ दोस्तों, जो कुछ कह रहे हैं वो मराठी में है। जो हमारे साथी मराठी समझते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं समझते हैं बाद में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। आइए सुनते हैं उद्धव ठाकरे को। तुम्हाला कल्पना आहे की मी मुख्यमंत्री असताना सुद्धा लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा इतरत्र लोकांचे प्राण जात होते, जीव जात होते, त्यावेळेला त्यांना सर्व धर्मियांची प्रार्थना स्थळ उघडण्याची घाई झाली होती। अर्थात त्यावेळेला मी तो तेवढा विषय वाढवला नव्हता। त्यांनी ते पत्र मला दिल्यानंतर मी त्या पत्राला उत्तर दिलं। मी माझी मुख्यमंत्री म्हणून त्यावेळेस माझी जबाबदारी मी पार पाडली। अरे सावित्रीबाई फुल्यांबद्दल सुद्धा यांनी फार विचित्र हिंसक असे उद्गार काढले।
आणि आज महाराष्ट्रात राहून म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 3 वर्ष राहत आहेत, सगळं काही ओळखलेलं आहे. म्हणजे अंगत संगत बिंगत सगळं काही जो काही मान मरातब आहे तो वाढलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्येच मराठी माणसाचा अपमान केलेला आहे. मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, महाराष्ट्राचे संस्कार आहेत, परंपरा आहेत, मग महाराष्ट्रामध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुंदर लेण्या आहेत, डोंगर खोरे आहेत, शिवरायाचे गड किल्ले आहेत, महाराष्ट्राची पैठणी आहे, महाराष्ट्राचे काही खाद्यपदार्थ आहेत. हे सगळे त्यांनी या 2-2.5 वर्षामध्ये पाहिलेले असतील. हे सगळ्या चांगल्या गोष्टी पाहिल्या असतील. म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही रेखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही रेखा, कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्याला कुणीतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे. मी त्याचा अर्थ कोणी कसा लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण कोल्हापुरी वाहना, कोल्हापुरी जोडे हे जगप्रसिद्ध आहे आणि ते सुद्धा आता त्यांना दाखवण्याची वेळ आलेली. कारण महाराष्ट्रामध्ये साधी साधी माणसं काय कष्टाने वरती येतात हे दाखवण्यासाठी म्हणून मी कोल्हापूरचा जोडा म्हणालेला आहे. त्या जोड्याचा बाकी उपयोग काय, कोण कसा करेल आणि त्याचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर ही रेखा लेखीन जोडा नाही रेखा असं जर का त्यांचं असेल तर त्यांना कोल्हापुरी जोडी सुद्धा आता दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. तो लबुलुआब ये है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से बरस रहे थे यहाँ के अपने ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर। महाराष्ट्र की संस्कृति की बात शायद 3 साल में नहीं समझे हों, लेकिन कोल्हापुरी जूते को भी समझाना होगा, उनको देखना होगा, समझना होगा। साथ साथ बहुत सारी बातें वो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन के समय उनको हड़बड़ी थी कि सारे अलग अलग जो पूजा स्थल हैं उसको खोल दिया जाए, जबकि मैंने मना किया था। और भी बहुत सारी बातें, सावित्री देवी फूले की बात कर रहे हैं वो। और एक राज्यपाल 3 साल से हमारे महाराष्ट्र को नहीं समझ पाया है, वो यहाँ कहने की कोशिश सियासत कर रहे हैं सीधे शब्दों में, और बरस रहे हैं यहाँ इधर उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे के अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर उद्धव के साथ हैं। और अब एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि वो बीजेपी का साथ दें। जी हाँ, एकनाथ शिंदे नए नवेले मुख्यमंत्री, वो बीजेपी का साथ दें या शिवसेना का साथ दें, और मराठियों के सम्मान की रक्षा कैसे करें। इसीलिए शिंदे ने भी खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने आज रखी है। आइए एकनाथ शिंदे को भी सुन लेते हैं। उनकी बात जो है वो हिंदी में है, थोड़ा लाउड है, पीछे से कुछ और भी एम्बियंस में कुछ दूसरी आवाज़ें भी हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ पूरी क्लियर न लगे, लेकिन बात आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आइए सुनते हैं शिंदे साहब क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के शिंदे साहब के बयान को सुने उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो अब उसको किसी भी दल का साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और शिंदे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये देखिए कैसे। नहीं है हमारे जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उससे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है, और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। तो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे भी, और कुल मिलाकर के यही कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं कहा है, यानी बीजेपी फंस चुकी है। और देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनकी बात जो है वो ठीक नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि यहाँ मराठी मानुस की बात होती है, मराठी अस्मिता की बात होती है, लेकिन राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यानी अपनी ही पार्टी से, बीजेपी से ही कोश्यारी साहब, यानी जो राज्यपाल हैं, जो राजदूत हैं राष्ट्रपति के, वो खुद तो फंसी गए हैं, बीजेपी को भी उन्होंने फंसा लिया है। तो क्या बीजेपी फंस चुकी है? ये समझने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में, कि क्या एकनाथ शिंदे जो हैं वो राज्यपाल के बयान के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? क्या राज्यपाल कोश्यारी को महाराष्ट्र से कहीं और भेजा जा सकता है?
क्या इसका नुकसान बीजेपी को बीएमसी चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बयान और भी है, और ये बयान अगर ना सुने आप तो शायद आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं किसकी बात मैं कह रहा हूं। जी हां, संजय राउत की बात कर रहा हूं। संजय राउत से शिवसेना के बयानों की शुरुआत होती है, और उनका बयान जो है वो ना सुने तो शायद हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत नहीं होगी। हमारे साथ बहुत सारे साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप संजय राउत को भी जरा सुन लें और फिर आगे बढ़ते हैं। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता, एक कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र में, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956, उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है, और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो, ये आप दिखाइए। ये सुन रहे थे आप संजय राउत को क्या कुछ कह रहे थे। कभी महाराष्ट्र का अपमान करते हैं तो कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान करते हैं, और मराठी मानुस, मराठी अस्मिता की बात यहाँ हो ही रही है। एनसीपी ने, कांग्रेस ने, तमाम दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान की आलोचना की है, निंदा की है, और खासकर उद्धव ठाकरे को आप सुन ही रहे थे कि उन्होंने कोल्हापुरी जूता दिखाने की भी बात की है कि उसे भी देख लेना चाहिए यहाँ के। यानी शिवसेना जिस अंदाज में सियासत करती रही है, वो अंदाज आज उसकी एक झलक उद्धव ठाकरे के बयान से नजर आ रहा था। आगे बढ़ें।